हेलो दोस्तों, मैं श्याम उपाध्याय एस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए फिजिक्स के दूसरे चैप्टर का दूसरे पार्ट को लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग इसके जहां तक बात किए थे उसके आगे बात करेंगे। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए तथा खुद सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करिए ताकि मेरा यह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए आगे देखा जाए। तो हम लोग इससे पहले जो इंट्रोडक्शन का पार्ट पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा की बेसिक जानकारी के लिए हम लोग अब चलते हैं कि वैद्युत धारा की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि उसमें आपको 9 चैप्टर बताए गए थे और उस 9 चैप्टर में हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ेंगे उसको भी आपको बताया गया था। तो चलिए आज हम सबसे पहले लेते हैं कि अभी इससे पहले हम लोग जो वीडियो अपलोड किया गया उसमें आपको आवेश के बारे में बताया गया था। तो आवेश के बारे में आज एक बार फिर से देख लिया जाए कि उसके आगे उसकी क्या भूमिका रही। तो अगर बात किया जाए कि आवेश की, तो आवेश की सबसे पहले उत्पत्ति आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि 400 किसी किताब में 400, किसी किताब में 600 ईसा पूर्व, अर्थात आज से आप कह सकते हो कि 2600 वर्ष पहले एक थेल्स नामक वैज्ञानिक ने यूनानी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या बताया कि अगर आप अंबर को ऊन से रगड़ते हो तो अंबर में अन्य हल्की वस्तुएं जैसे रुई, लकड़ी, कागज, प्लास्टिक को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो ये सिलसिला काफी दिन तक फिर दबा रहा, लेकिन बाद में 1600 ईस्वी में जो है किसने, गिलबर्ट ने, पहले थेल्स ने फिर गिलबर्ट ने देखा कि यह गुण केवल अंबर में ही नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं में भी पाया जाता है कि अगर दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें घर्षण के कारण क्या एक आवेश का गुण उत्पन्न हो जाता है। उस आवेश के गुण में यह भी बताया गया कि धन तथा ऋण आवेश। चलिए इसके बारे में हम लोग आज बात करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आपको बताया गया कि जब दो वस्तुओं को अगर आपस में फ्रैक्शन किया जाए, फ्रैक्शन अगर दिया जाए तो फ्रैक्शन के कारण उसमें हीट जनरेट होगा और हीट जनरेट होने के कारण इलेक्ट्रॉन, चूंकि कोई भी वस्तु एटम से मिलकर बना होता है, यदि वो एटम से मिलकर बना है तो दो वस्तुओं को अगर आपस में फ्रैक्शन किया जा रहा है तो फ्रैक्शन होने के कारण, हीट उत्पन्न होने के कारण जिस ऑब्जेक्ट या बॉडी में एटम के इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड कमजोर होंगे वो उसका इलेक्ट्रॉन टूटेगा और अन्य वस्तु पर जाएगा। जिस स्थान से, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है, ट्रांसफर होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज तथा जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसी प्रकार अगर बात किया जाए कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज वह अज्ञात राशि है जिसमें अन्य हल्की ऑब्जेक्ट जैसे रुई, लकड़ी, कागज, इन सबको अपनी ओर आकर्षित करने का उसके अंदर गुण आ जाता है, उसी को इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। तो अगर इस प्रकार बात किया जाए कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या सदैव फ्रिक्शन के कारण ही उत्पन्न होता है, तो ऐसा नहीं है। फ्रिक्शन के कारण नहीं बल्कि इसको जो है इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार के होते हैं, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और उसमें भी इसको जो है 3 प्रकार से चार्ज किया जा सकता है। वो क्या होगा, पहला फ्रिक्शन, दूसरा आपका इंडक्शन और तीसरा आपका कंडक्शन। अर्थात अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज आप 3 प्रकार से कर सकते हो, पहला तो उसको फ्रिक्शन के द्वारा, दूसरा आपको इंडक्शन के द्वारा और तीसरा आपको कंडक्शन के द्वारा किया जा सकता है। पहले हम ये बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होती है वह 2 प्रकार की होती है। वह कौन कौन होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। और इन दोनों में खासियत क्या होता है कि जब दो सेम प्रकार के सेम नेचर के चार्ज को अगर पास लाया जाता है तो वो एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, अर्थात प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। लेकिन जब दो अपोजिट चार्ज को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, आकर्षण बल कार्य करता है।
अगर आकर्षण बल कार्य करता है वो कैसे कार्य करता है, जब जैसे अगर बात किया जाए कि अगर कांच की छड़ को रेशम पे रगड़ा जाए, जब कांच की छड़ को रेशम पे रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है किस पे, रेशम पे, और कांच की छड़ पे उतना ही धन आवेश, धन पॉजिटिव चार्ज, और रेशम पे उतना ही नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इसी प्रकार बिल्ली की खाल को आबनूस की छड़ से रगड़ते हैं तो क्या होता है कि बिल्ली के खाल पर ऋण आवेश तथा आबनूस की छड़ पर धन आवेश आ जाता है। आबनूस की छड़ पर धन आवेश तथा बिल्ली की खाल पर ऋण आवेश आ जाता है। इस प्रकार जब कांच की छड़ को लेकर आते हैं उसके पास तो उनके बीच भी आकर्षण बल कार्य करता है। चलिए एक आपको यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है, उस पहले सीरीज को देख लेते हैं फिर आपको बताया जाता है। अगर इस सीरीज में देखा जाए तो जो लिखा हुआ है वो अपने से नीचे वाले अगर इसको इससे रगड़ा जाए, अर्थात अगर इस रोआ जो आपके बॉडी के ऊपर होता है अगर उसको फ्लानेल से रगड़ा जाए, फ्लानेल एक मेटल होता है पदार्थ, उससे रगड़ा जाए तो ऊपर वाला पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा और उससे नीचे वाले पे हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस प्रकार मैं आपको पूरा लिख दिया हूँ। अगर रोआ जो आपके बॉडी के ऊपर था उसको अगर फ्लानेल से रगड़ा जाए तो इस पर पॉजिटिव, अर्थात यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे क्या हो जाता है नेगेटिव चार्ज। इस प्रकार फ्लानेल को चमड़ा अर्थात स्किन से रगड़ेंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। इसी प्रकार स्किन को वैक्स अर्थात मोम से रगड़ेंगे तो स्किन पर पॉजिटिव चार्ज और वैक्स पर नेगेटिव चार्ज। और इसी प्रकार वैक्स को कांच से रगड़ेंगे तो वैक्स पर पॉजिटिव चार्ज और ग्लास पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी प्रकार आगे भी देख लिया जाए कि कागज को अगर रेशम पे रगड़ा जाए तो कागज पे पॉजिटिव चार्ज और रेशम पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस प्रकार आप जो याद करना हो याद कर लीजिए, नहीं तो कुछ इंपॉर्टेंट ही आप याद रखिए। जैसे वैक्स को कांच से रगड़ा जाए तो वैक्स और ये क्या है ग्लास। अगर आपसे पूछा जाए कि वैक्स को ग्लास पे रगड़े तो किस पे पॉजिटिव और किस पे नेगेटिव आएगा, तो वैक्स पे पॉजिटिव और ग्लास पे नेगेटिव आएगा। अर्थात वैक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा ग्लास पे और ग्लास उतना ही इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करेगा। तो इसलिए तो अर्थात ये ऊपर से किसी नीचे को रगड़ेंगे ऊपर वाले पॉजिटिव नीचे वाले नेगेटिव। इस प्रकार मैं आपको डायरी बना दिया हूं। और एक यहाँ से याद रखेंगे कि अगर हम किसी भी रेशम को अगर मेटल से रगड़ेंगे तो रेशम पे पॉजिटिव और मेटल पे क्या होगा नेगेटिव चार्ज। एक याद रखना है, एक याद रखना है। दूसरा आपको याद क्या रखना होगा कि अंबर को अगर गंधक से रगड़े तो क्या होगा, अंबर पे पॉजिटिव चार्ज होगा और गंधक पे नेगेटिव चार्ज होगा। और एक फेमस है, आप लोग जानते हो कि ये वाला कौन सा फेमस है, अगर कांच को ग्लास को किससे रगड़े, रेशम पर। ग्लास को रेशम पे रगड़ने पर ग्लास पे कांच पे धन आवेश और रेशम पे ऋण आवेश आ जाता है, ये तो आप जानते हो। इसी प्रकार आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल पे रगड़ा जाए तो आबनूस की छड़ पे माइनस चार्ज और बिल्ली की खाल पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अर्थात आबनूस की छड़ बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब ये दो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि ग्लास को रेशम पे रगड़ा जाए तो ग्लास पे प्लस और रेशम पे माइनस। आबनूस पे बी ब है और बिल्ली में बी ब है, आबनूस को बिल्ली से रगड़ा जाए तो आबनूस पे क्या आएगा माइनस, आबनूस की छड़ पे माइनस आएगा और बिल्ली की खाल पे प्लस आएगा। तो अगर ग्लास को आबनूस के पास लाएंगे इन दोनों के बीच देखा गया कि बल जो लगा वो कौन सा बल लगा, आकर्षण बल लगा। लेकिन जब एक ग्लास को रेशम पे रगड़ के तोड़कर दोनों को पास लाया गया तो सेम नेचर के हुए और सेम नेचर के होने के कारण उनके बीच रिपल्सिव फोर्स लगा। इसका मतलब यहाँ से यह निर्धारण हुआ कि अगर सेम प्रकार के आवेश होंगे, अर्थात अगर प्लस प्लस या माइनस माइनस होंगे तो जो बल लगेगा हमेशा वो कौन सा बल लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अगर प्लस माइनस या माइनस प्लस रहेंगे तो उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। याद रखना है कि प्लस माइनस
अर्थात विपरीत प्रकार के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम प्रकार के चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो इसी प्रकार तो चार्ज का यूनिट एसआई यूनिट अगर पूछा जाए तो चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? चार्ज का एसआई यूनिट कूलाम्ब होता है। कूलाम्ब एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्हीं के नाम पे दिया गया, क्योंकि यहाँ से अभी आपको बताया जाएगा एक कूलाम्ब का नियम। पहले हम चार्ज के ही बारे में ध्यान दें। तो आपको ये बताया गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज इस एक अज्ञात उस अज्ञात को राशि को कहा जाता है जिसके कारण किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार का होता है, बताया गया आपको, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को कितने प्रकार से उत्पन्न कराया जा सकता है? तो आपको बताया गया 3 प्रकार से। किसके द्वारा? एक फ्रैक्शन के द्वारा, अर्थात ये सभी जो जितने भी ये सब जितने भी उत्पन्न होंगे ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? फ्रैक्शन में आएंगे। इन सब को आपस में रगड़ा जाए तो फ्रैक्शन के कारण होता है। और दूसरा आपको बताया गया इंडक्शन, जो कि इससे पहले वीडियो में बताया जा चुका है कि अगर कोई एक नेगेटिव चार्ज किसी एक अज्ञात जिसपे कोई चार्ज ना हो उसके पास ले जाएं तो क्या करता है? क्योंकि क्या है, इस पे माइनस है और इस पर भी क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो सेम नेचर क्या हो जाएंगे? एक दूसरे पर रिपल्सन फोर्स लगाएंगे। तो रिपल्सन फोर्स लगाएंगे तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होगा स्थानांतरित इधर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? इस पे प्लस आ जाएगा। बात समझ रहा है? इंडक्शन के कारण मैं आपको इससे पहले बताया हूँ कि अगर किसी भी नेगेटिव पदार्थ को किसी धातु के पास ले जाया जाएगा तो चूंकि उस पर भी इलेक्ट्रॉन होता है, इनके और उनके बीच रिपल्सन फोर्स लगता है। रिपल्सन फोर्स लगने के कारण वहां से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं, और जब वहां से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे तो वहां पे प्लस चार्ज आ जाएगा और इस पे माइनस चार्ज बना रहेगा। तो यह प्रक्रिया इंडक्शन के कारण भी किसी को आवेशित किया जा सकता है। इसका मतलब चार्ज करने की फ्रैक्शन विधि जान गए, इंडक्शन विधि। कंडक्शन विधि क्या होता है? कंडक्शन विधि क्या होता है कि जब किसी धातु के कंडक्ट में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, आपको आगे आप जानेंगे कंडक्शन के द्वारा कि जैसे आपकी करंट जो आती है वह किस कैटेगरी में आती है? वह कंडक्शन में होता है, क्योंकि कंडक्शन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक का स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होते हैं कंडक्शन के कारण, चालन के कारण, जो कि ठोसों में होता है। तो ये भी आप जान गए। तो अगर हम बात करें कि 1 कूलाम्ब किसे कहा जाता है? 1 कूलाम्ब जो है किसका? इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है। और 1 कूलाम्ब किसे कहा जाता है? दो सेम नेचर के हों, दो सेम नेचर के और सेम मैग्नीट्यूड के, दो सेम नेचर के सेम मैग्नेट के चार्ज हो, उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, तो उनके बीच लगने वाला रिपल्सन फोर्स वह 9×10⁹ न्यूटन होगा। उसी को 1 कूलाम्ब कहा जाता है। बात फिर समझिएगा, दो चार्ज जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो और दोनों चार्ज सेम नेचर के और सेम मैग्नीट्यूड के हों, सेम नेचर और सेम मैग्नीट्यूड के हों, अर्थात समान प्रकृति और समान परिमाण के हों, तो उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल होगा वो 9×10⁹ होगा और उसी को कहा जाता है 1 कूलाम्ब। 1 कूलाम्ब किसे कहा जाता है वो आपको समझ आ गया होगा। तो एक कूलाम्ब 1 मीटर हो उनके बीच की दूरी, और 1 कूलाम्ब किसे कहते हैं? 1 कूलाम्ब का चार्ज हो, 1 मीटर की दूरी हो और वह जो है सेम नेचर के सेम मैग्नीट्यूड के हों, तो उनके बीच जो बल लगेगा वह 9×10⁹ लगेगा। अगर बात किया जाए कि जो है चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है? चार्ज का सीजीएस यूनिट EST होता है, अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑफ यूनिट, ESU क्या बोलाता है? कूलाम्ब का सीजीएस यूनिट। तो अर्थात कूलाम्ब का अर्थात चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है? चार्ज का सीजीएस यूनिट ESU होता है। ESU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑफ कूलाम्ब। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑफ कूलाम्ब ESU बोलते हैं। तो कूलाम्ब का एसआई यूनिट क्या होता है? ESU होता है। तो 1 कूलाम्ब इक्वल टू 3×10⁹ ESU होता है, अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑफ यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑफ कूलाम्ब, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑफ कूलाम्ब या यूनिट कूलाम्ब नहीं कहेंगे, यहाँ क्या कहेंगे? यूनिट कहेंगे, यहाँ गलत हो गया है, यूनिट कहेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑफ यूनिट इसी को ESU कहा जाता है, और वह जो है चार्ज का सीजीएस पद्धति का यूनिट है, सीजीएस पद्धति का यूनिट है। तो 1 कूलाम्ब इक्वल टू
कितना ESU होता है 3×10�9 ESU अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑफ यूनिट कितना होता है 1 कूलम में 3×10⁹ ESU होता है। तो इसी प्रकार अगर मैग्नेट के फॉर्म में चार्ज का यूनिट देखा जाए तो उसको मैग्नेट के फॉर्म में EMU कहते हैं अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज ऑफ यूनिट EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज ऑफ यूनिट। तो चार्ज यूनिट इन मैग्नेट में तो चुंबकत्व में जो आवेश का जो है मात्रक क्या होता है तो आप याद रखना है EMU होता है अर्थात EMU का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज ऑफ यूनिट होता है 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज ऑफ यूनिट अर्थात कह सकते हो कि 1 EMU बराबर कितना होता है 3×10⁻10 ESU होता है अर्थात 1 EMU अर्थात 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज ऑफ यूनिट इक्वल टू 3×10⁻3 इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑफ यूनिट। चूंकि आप जानते हो कि 1 ESU इक्वल टू 1 कूलम इक्वल टू 3×10⁹ ESU होता है। इसमें से 10⁹ को अगर हटा दिया जाए तो वहां पे जो 3×10⁹ ESU बनेगा 1 कूलम अर्थात आप यहां से ये कह सकते हो कि 1 EMU इक्वल टू 10 कूलम क्या होता है 10 कूलम होता है। तो 1 EMU इक्वल टू 10 कूलम या 1 EMU इक्वल टू 3×10⁻10 ESU। तो 1 कूलम इक्वल टू कितना होता है 3×10⁹ ESU। तो सीजीएस पद्धति में चार्ज का यूनिट क्या होता है उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। और अगर आगे बात किया जाए कि कूलम, अब चूंकि हम लोग बार बार कूलम का नाम सुन रहे हैं तो कूलम एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने अपना एक नियम प्रस्तुत किया। आइए उस नियम को देखते हैं, फिर आगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को पढ़ेंगे। चार्ज का वितरण, चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज 3 प्रकार का होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज 3 प्रकार का होता है। चलिए थोड़ा सुन लिया जाए इसको। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है, पहला होता है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, दूसरा होता है एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और तीसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अर्थात लीनियर मतलब रेखीय आवेश वितरण, दूसरा क्षेत्रीय आवेश वितरण और तीसरा होता है आयतनात्मक आवेश वितरण होता है। तो पहले हम लोग कूलम के नियम को देखते हैं, फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, फिर आवेशों के वितरण को देखा जाता है। चलिए देख लिया जाए। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आया होगा। अगर यही बात किया जाए कूलम्स लॉ की तो लॉ क्या है तो ये एकदम सिंपल भाषा में देखा जाए कि यहाँ पे कोई चार्ज Q1 हो और यहाँ पे कोई चार्ज Q2 हो और इनके बीच की दूरी क्या हो R हो। तो बात किया जाए कि कूलम्स लॉ क्या कहता है। कूलम्स लॉ कहता है कि यदि किसी मीडियम में हो R वैक्यूम में हो R एयर में हो, कहीं भी हो उससे मतलब नहीं। तो कहीं भी हो यदि दो चार्ज Q1 Q2 है तो उनके बीच दो चार्ज Q1 Q2 हैं, या तो ये सेम नेचर के हो सकते हैं या तो यह से पहला सेम नेचर के हो सकते हैं, दूसरा अपोजिट नेचर के भी हो सकते हैं। अपोजिट नेचर के भी हो सकते हैं, या तो सेम नेचर के होंगे या तो अपोजिट नेचर के होंगे। अगर सेम नेचर के होंगे तो फोर्स जो लगेगा रिपल्सन फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अगर अपोजिट नेचर के होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। आपको बताया गया पहले से ही अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो अगर समान प्रकार के आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल और विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो आकर्षण बल लगेगा। तो कूलम्स नियम कहता है
दो चार्ज Q1 Q2 हो और उनके बीच की दूरी r हो, तो उनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है। दोनों उनके बीच लगने वाला अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स, दोनों के बीच लगने वाला अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स, दोनों चार्ज के बीच लगने वाला अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स दोनों चार्ज के गुणनफल के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है और तथा उनके बीच लगने वाला जो बल होगा अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होगा, उनके बीच की दूरी के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वर्ग के स्क्वायर रूट के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इन दोनों वैल्यू को मिला दिया जाए तो आपका यहाँ से आ जाता है यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और जब भी हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं एक कांस्टेंट को ऐड कर दिया जाता है जो कि सभी के लिए कांस्टेंट होता है, तो F इक्वल टू A Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और ये जो है एक प्रैक्टिकली वैल्यू है, कुलाम्ब्स ने देखा कि प्रैक्टिकली वैल्यू कितना आया, तो यह आया F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये आपकी प्रैक्टिकली वैल्यू आया, जिसमें अगर बात किया जाए तो K क्या होता है, K डाइइलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ मीडियम अर्थात माध्यम का परावैद्युतांक, डाइइलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ मीडियम। K क्या है, डाइइलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ मीडियम, K इक्वल टू डाइइलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ मीडियम। तो हम लोग यहाँ तक कूलॉम के नियम तक देख लिए। अब उसके आगे इसके कुछ मान होते हैं, उसको देखा जाए कि एयर के लिए अगर बात किया जाए K क्या है, डाइइलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ मीडियम, K को कहा जाता है। और K का मान 3 प्रकार से होता है। अगर पहला K का मान क्या है, K का मान पहले कंडीशन K का मान 1 होगा इफ यदि मीडियम कैसा होगा, मीडियम होगा आपका एयर और वैक्यूम होगा। और K की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, K की वैल्यू इनफाइनाइट होगी इफ मीडियम क्या होगा, K की वैल्यू इनफाइनाइट होगी अगर मीडियम आपका मेटल होगा। मीडियम क्या होगा आपका, मेटल। अगर मीडियम आपका मेटल होगा तो K की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। आपको ये बात याद रखना होगा। और तीसरा बात क्या है, K की वैल्यू 1 से अधिक होगा इफ यदि मीडियम होगा वह मीडियम आपका क्या होगा, मीडियम आपके लिए अन्य किसी डाइइलेक्ट्रिक करंट, अन्य किसी डाइइलेक्ट्रिक चार्ज के लिए अदर डाइइलेक्ट्रिक के लिए, अदर माध्यम के परावैद्युतांक के लिए, अदर डाइइलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ मीडियम, तो K की वैल्यू 1 से अधिक होगी। तो K की वैल्यू 1 कब होगी, जब मीडियम आपकी एयर या वैक्यूम होगा। K की वैल्यू इनफाइनाइट होगा कब, जब मीडियम आपका मेटल होगा। K की वैल्यू 1 से अधिक होगी कब, जब आपका मीडियम क्या होगा, कोई अन्य होगा। और K को माध्यम का परावैद्युतांक इंग्लिश में डाइइलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ मीडियम कहा जाता है। तो K की वैल्यू समझ आ गया। अगर K की वैल्यू एयर के लिए देखा जाए तो K की वैल्यू अगर एयर के लिए देखा जाए तो शायद तो 1 हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बुलाता है कूलॉम कांस्टेंट। और इसका वैल्यू 9×10⁹ होता है, 9×10⁹ होता है। और यूनिट इसका क्या होता है, यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम का स्क्वायर होता है। तो ये इसकी वैल्यू यहाँ तक आपको समझ आया। तो इसके आगे हम लोग अब जस्ट देखिए मार्कर में ही प्रॉब्लम है, तो अब इसके बाद जस्ट हम लोग अगले वीडियो में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और कूलॉम के कुछ पार्ट बचे हुए हैं जो उनको अगले वीडियो में देखेंगे। और फिर वहां पे देखेंगे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, एरिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट वीडियो में हमारे इस का सीरीज उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि समाप्त हो जाए।
और फिर हम लोग इससे संबंधित न्यूमेरिकल को देख लिया जाए। और अभी इससे संबंधित हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे कि एग्जाम में जो आए हुए हैं, हायर एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, इस संबंधित बातें क्या थी जो एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे मैं आपको एक बात कर दूं कि अगर कोई किसी पदार्थ की कंडक्टिविटी अधिक होगी तो उसमें जो है चार्ज अधिक होंगे। तो जैसे आपको बोला गया कि दो समान सेम साइज के दो सेम साइज और सेम शेप के मेटल हैं, एक एल्युमिनियम और एक कॉपर है, और दोनों को सेम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मीडियम में रखा गया, तो कौन सा अत्यधिक मतलब कि आवेशित होगा, तो अत्यधिक चार्ज कौन होगा, अत्यधिक चार्ज को फील कौन करेगा, जिसकी कंडक्टिविटी अधिक होगी। अर्थात ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है किसकी दोनों में से किसकी कंडक्टिविटी अधिक होगी, एल्युमिनियम की कॉपर की। तो आपकी एल्युमिनियम का जो होता है वो कम होगा और कॉपर का क्या होगा, अधिक होगा। इसी प्रकार हम ऐसे नेक्स्ट वीडियो में भी क्वेश्चन आपको भी मैं क्वेश्चन भी बोलूंगा कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे पूछा गया था। क्वेश्चन के साथ भी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको देखेंगे, थियरी में ऑब्जेक्टिव को देखते चलेंगे। इसके बाद जैसे थियरी कंप्लीट होगा तो न्यूमेरिकली क्वेश्चन जो था उसको देख लिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके जो थियरी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको भी देख लिया जाए कि क्या कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आज इतना ही।